औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी शहबाज रही और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम से हुकाम तक। नाजरीन, अगर पूरे खित्ते की बात की जाए तो एक जंगी कशमकश है, और अगर बात की जाए दोनों ममालिक की, ईरान की और अमेरिका की, तो दोनों तरफ से सख्त बयानात की वजह से जो कशीदगी है वो आए रोज बढ़ती जा रही है। और अगर बात करें सदर ट्रंप की दौरा चीन की 2 रोज़ा हंगामी दौरे की, तो वो एक बड़ी अचीवमेंट भी है, और उसमें बहुत सारे जराए ये भी कहते हैं कि आलमोस्ट जो नकात हैं, जो एजेंडा था दोनों ममालिक का, उस पर कंप्रोमाइज हो चुका है। बात रह गई है सिर्फ यूरेनियम की, इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ यूरेनियम के हवाले से चाइना, रूस और तुर्की, पाकिस्तान तो पीस मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा है, उसके साथ साथ चाइना, रूस और तुर्की भी इसमें अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इसके साथ आबनाए हुर्मस पे जो भी जहाज गुजरेगा वो टैक्स फ्री होगा। ये बात सदर ट्रंप ने और जो चीन के सदर हैं उनके साथ की है। अब जरा ये भी कहते हैं कि चीन दबाव डालेगा ईरान पे, ईरान इस पे एग्री करेगा कि जो भी जहाज यहाँ से गुजरेगा वो टैक्स फ्री यानी कि बगैर फ्री ऑफ कास्ट गुजरना चाहिए। इस पे बात करेंगे। एडी वेंस जो उनके नायब सदर है, उन्होंने भी इस चीज की तस्दीक की है कि मुज़ाकरात का जो अमल है वो तेजी से जारी है और मुज़ाकरात जो है मुकम्मल जंग बंदी की तरफ गामजन है। इस पे बात करेंगे। नाज़रीन, हम भी बार बार प्रोग्राम्स में कहते रहे कि 26-27 के बाद 28 और 29वीं तरमीम भी आएंगी। जो चीजें 26 में मुकम्मल टारगेट ना कर सके उसे 27 में लाया गया, और जो टारगेट 27 में भी ना पूरे कर सके उसको 28 में लाके तो अब तरमीम लाई जा रही है। इस तरमीम के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी सख्त और बड़ी शराइत सामने आई हैं। उस पर बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी शराइत मनवा सकेगी, या जिस तरह 26 और 27वीं तरमीम पास हो गई हैं ये भी ऐसे ही हो जाएगी। और हुकूमत वक्त का कहना है कि जो ये 28वीं तरमीम है ना, ये 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जा रहा है, कि यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सेटिस्फाई किया जा रहा है कि ये जो 28वीं तरमीम है ये आपकी 28वीं तरमीम के राइट लेफ्ट घूमती है। इस पे बात करेंगे कि ये अचीव कर सकेगी हुकूमत वक्त, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिन चीजों पे स्टैंड लिए हुए है वो अपने स्टैंड को अचीव कर सकेंगे, या हुकूमत वक्त इस तरमीम को भी साबका तरमीम की तरह अचीव कर जाएंगी। इसके साथ साथ नाज़रीन, IMF से पाकिस्तान को $1.3 अरब की किस्त जो है जारी हो चुकी है, मगर इसका अवाम को क्या फायदा होगा या अवाम को क्या नुकसान होगा, इस पे भी बात करेंगे। क्या महंगाई का तूफान जो है इस किस्त के बाद उस तूफान में तेजी आएगी कि वो तूफान थमेगा, अवाम को कोई रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? इस पे हमारे जराए और हमारी रिसर्च ये भी कहती है कि पाकिस्तान हुकूमत ने एक IMF से वादा भी किया है कि जो आम आवाम को सुई गैस पे सब्सिडी दी जाती थी 140 अरब रुपए की, पाकिस्तान हुकूमत ने वादा कर लिया कि 2027 तक हम बिल्कुल खत्म कर देंगे। यानी कि पेट्रोल बिजली के बाद जो है अब गैस जो हर घर की जरूरत है, छोटा घर हो बड़ा घर हो, अमीर का घर हो गरीब का घर हो, गैस एक ऐसी चीज है जिसके बगैर आपका किचन नामुकम्मल है। खाना तो अमीर गरीब है, 2 वक्त का खाना तो हर की मजबूरी है ना, आप उस पर भी सब्सिडी खत्म कर देंगे तो क्या सिर्फ रिलीफ जो है वो हुकूमत वक्त के अपने लिए है, अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है? इस पे बात करेंगे। और इसके साथ हम आपको यह भी बताएं कि हालात और बेबसी का अंदाजा इस चीज से लगाया जाता है। एक बिल पेश किया जाता है, सेनेट में एक बिल पेश किया जाता है, और उस पे हैरानकुन बात यह थी कि अपोजिशन और हुकूमत दोनों मुतफिक नजर आते हैं, मगर जब उसकी बैकग्राउंड पे जाया गया, जब उसको देखा गया कि ये बिल है क्या, तो वो बिल पता लगा कि अपने मुफादात का बिल था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक MNA सेनेटर जो है वो ये बिल पेश करते हैं और दोनों पार्टीज इस पर इत्तेफाक कर लेती हैं। वो बिल ये था कि जो सेनेटर्स हैं उनकी जो फैमिलीज हैं उनके ब्लू पासपोर्ट होने चाहिए, कि जब अवाम की बात आती है तो आप एहतजाज करते नजर आते हैं, आप वॉकआउट करते नजर आते हैं, और जब अपने मुफादात की बात आए, ब्लू पासपोर्ट की बात आए, आपके मुराद की बात आए, या फिर आपकी तनख्वाहें जो 900% बढ़ाई जाती हैं उस पे आप लोग इत्तेफाक करते हैं, ना वॉकआउट करते हैं, और उस पे फिर आप अपने अचीव कर जाते हैं। इसके लिए हमारे साथ सीनियर कानूनदान स्टूडियो में मौजूद है खुरम लतीफ खोसा साहब। सर, आपको वेलकम करते हैं। इनके साथ तशरीफ रखते हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है डॉक्टर सैयद हसनात साहब। सर, आपको वेलकम करते हैं। इनके साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं
غلام محی الدین دیوان صاحب. سر آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں اقبال احمد خان صاحب. سر آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. سب سے پہلے کھوسا صاحب یہ بتائیے گا, جو ٹرمپ نے ہنگامی دورہ چائنا میں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کوئی رزلٹ نکلنے والا ہے؟ فائنل راؤنڈ شروع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ جو جنگ شروع ہوئی تھی, یہ تاریخی پس منظر میں اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ کوئی اتنی آسان نہیں ہے. یہ اگر فل فور کوئی اس میں کر بھی لیتے ہیں اس کو, یہ ایک انٹرم پاز کی آپ اس کو کہیں گے شکل, انفیکٹ تو امریکہ یہ جنگ ہار چکا ہے. بالکل ٹھیک. اور ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑ گئے ہیں. اب ٹرمپ صاحب جو ہے, کیونکہ وہ ماہر ہیں یو ٹرن لینے کے, اور وہ ماہر ہیں اپنے بیانات بدلنے کے, کیونکہ بیسیکلی سٹے باز ہیں. وہ باکسنگ بھی کرتے رہے, تو وہ اس قسم کے بندے ہیں کہ جو وہ سمجھ رہے ہیں کہ باکسنگ کا میچ ہے تو میں ایک مکہ ماروں گا, میں گر گیا یا وہ گر گیا, میں گر گیا تو چلو میں ہار گیا, لیکن میں مانوں گا نہیں کہ میں ہار گیا ہوں. تو اس لیے یہ اب یہ جو بھی ٹرمپ صاحب اس کے بعد سے کر رہے ہیں, جتنی انہوں نے وہاں پہ بمباری کی یا جتنے وہاں پیسے خرچے یا جس طریقے سے وہاں پہ شہادتیں ہوئی, ایران نے ثابت کر دیا کہ آج بھی اگر ایمان کا جذبہ آپ کے اندر موجود ہے تو ٹرمپ دنیا کا مالک نہیں ہے, دنیا کا مالک آج بھی اللہ ہے. یہ انہوں نے ثابت کر دیا. اور انہوں نے, کیونکہ وہ پرشین ہے, انہوں نے ثابت کیا کہ وہ پرشین جو ہے وہ ایک اینشنٹ سیولائزیشن ہے, اور وہ سارے مرنے کو تیار ہے. ڈرتا تو انسان اسی چیز سے ہے نا کہ میں مر جاؤں گا تو میں دنیا سے چلا جاؤں گا. تو اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ تم گھروں میں بیٹھے رہو, تمہیں موت وہاں پہ آ جائے گی. تو they preferred and they proved that they are a nation. اور اس وقت امریکہ جو ہے وہ اپنے گھٹنوں پہ ہے اور دنیا سے التجا کر رہا ہے کہ میری کسی طرح اس سے جان چھڑاؤ. سو اس کا جو بھی نتیجہ نکلے گا اسرائیل کو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے, بلکہ میں آج پڑھ رہا تھا کہ یو اے ای میں شاید نتنیاہو وہاں پہ گئے ہیں اور وہ یو اے ای والے ڈینائی کر رہے ہیں کہ جی ہماری کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے. تو اس وقت یہ we are living in a changing world. اس وقت جو ہے سپر پاور شفٹ ہو رہی ہے, اور وہ چائنا جو ہے آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ٹرمپ کا وہاں جانے کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ نے ایکسپٹ کر لیا ہے ان کو ایز اے سپر پاور. سو یہ آگے آگے جیسے انفولڈ ہوں گے ایونٹس یا چیزیں چلیں گی تو تب آپ کو پتا لگے گا کہ انفیکٹ اصل بات کیا ہے. ابھی تک اصل حقائق کسی کے سامنے نہیں آ رہے, اور یہ سارا جو ہے یہ میڈیا کے ذریعے گیمکس کی جا رہی ہے. ٹرمپ صاحب کی تو کسی بات کا کوئی اعتبار ہے ہی نہیں ہے. ایک بندہ صبح کچھ کہتا ہے, دوپہر کو کچھ کہتا ہے, شام کو کچھ کہتا ہے, رات کو کچھ اور کہہ دیتا ہے. گزشتہ رات کھوسا صاحب اس نے 50 پوسٹ اپنے اکاؤنٹ سے کر دی ہیں, 50 پوسٹ. اس لیے آپ ابھی it is too early to say کہ کیا ہوگا. لیٹس ویٹ اینڈ سی کہ الٹیمیٹ کیا ہوتا ہے, کیونکہ اس وقت اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ وہ, بلکہ میں پڑھ رہا تھا اگلے دن, انہوں نے کہا کہ 30 کے پتہ نہیں 38 جہاز گرے ہیں امریکہ, 39 جہاز ان کے, اور وہ ڈینائی کر رہے تھے. اور 129 ارب ڈالر کا نقصان. اور کنہوں نے کیا؟ جن کے پاس نہ اپنا کیا کہتے ہیں ایئر سسٹم ہے, جن کے پاس نہ کوئی ٹرینڈ فوج ہے, جن کے پاس ایٹم بم نہیں ہے, لیکن صرف ان کے پاس ایک ہے, وہ ایمان ہے. اور انہوں نے اس کے ذریعے ثابت کیا کہ انہوں نے کس طریقے سے ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا. یہ کہہ رہے تھے کہ ہم فورسز آن گراؤنڈ لے کے جائیں گے, انہوں نے کہا آؤ بسم اللہ, آؤ تو صحیح. جب جنگ بندی کی گئی انہوں نے کہا جس نے جنگ مسلط کی تھی انہوں نے جنگ بندی کی ہے, ہماری طرف سے نہیں ہے. اور انہوں نے یہی کہا کہ یہ جنگ ہم اپنی مرضی سے بند کریں گے. بالکل. لہذا ابھی آپ دیکھتے جائیں, یہ جس طرح رشیا کا ڈاؤن فال آیا تھا نا, گورباچوف, یہ ٹرمپ جو ہے یہ گورباچوف امریکہ کا ہے. وزیر دفاع جو ہیں امریکہ کے, انہوں نے کہا ہے 1.5 ٹریلین ڈالر چاہیے اگر جنگ کنٹینیو رکھنی ہے, تو ان کی تو معیشت کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. جی بالکل ایسے ہی. اور ویسے امریکہ انڈر ڈیٹ ہے, امریکہ ویسے انڈر ڈیٹ ہے. وہ جو ہے پیچھے بینکرپٹ ہونے لگا تھا اور ان کا جو تھا وہ جانے لگے تھے اس میں, تو انہوں نے پھر یہ پیسے اپنے ڈالے اور وہ نیشنلائز پارشلی کیا, جو کہ اس کو وہ نہیں مانتے تھے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ آگے آگے جیسے چلے گا امریکہ مزید ویک ہوتا جائے گا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, آپ سے میں جنگ کے بارے میں نہیں پوچھوں گا, آپ سے میں یہ پوچھنا ہے, آپ لوگ کہتے ہیں کہ ملک جو ہے معیشت کی راہ پر گامزن ہے, دودھ کی نہریں بہتی, بتاتے آپ ایسے ہیں, لیکن عوام کو ریلیف کب ملے گا؟ کسی چیز میں بتا دیں, پیٹرول میں, اگر کسی مہنگائی میں, بے روزگاری میں, اب ایک گیس رہ گئی تھی اس پہ بھی آپ لوگ ختم کرنے لگے ہیں, تو کہاں پہ ہے ریلیف؟ دیکھیں جو آپ کے سامنے حالات ہیں پوری دنیا کے, پیٹرول تو ان ملکوں میں بھی مہنگا ہو گیا جن کے پاس اپنا پیٹرول, لیکن پاکستان میں سب سے مہنگا, ایشیا میں سب سے مہنگا پیٹرول. کہہ رہا ہوں نا, آپ یو ایس اے کو دیکھ لیں,
سب سے بڑی طاقت وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے, سب سے بڑی معیشت سمجھتا ہے. وہاں پہ کیا صورتحال ہے, وہاں پہ 299 کا پیٹرول تھا جنگ سے پہلے, اب وہاں پہ 4.5 بھی ہے, کسی جگہ 5 پہ, کئی سٹیٹس میں 6 تک بھی چلا گیا. تو یہ تو ہر جگہ پہ افیکٹ ہوا ہے. ہم تو ویسے ہی ضرور ہوا, اس چیز کو سب ایگری کرتے ہیں, لیکن اگر بات کریں آپ سری لنکا کی, بنگلہ دیش کی, انڈیا کی, افغانستان کی, تو ان میں 1 سے 7% تک مہنگائی ہے جنگ کے بعد. ہمارے یہاں پہ 20 سے 22% آ گئی ہے آپ سر. کی بات ٹھیک ہے, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو IMF کے ساتھ ہمارے معاہدے چل رہے ہیں ان کی وجہ سے یہ ساری گڑبڑ ہے. کیونکہ ہم نے 80 روپے لیوی لگانی ہے پیٹرول پہ اور 80 لگانی ہے. سر ابھی تو آپ 198 تمام ٹیکسز ڈال کے لے رہے ہیں, 216 روپے پیٹرول آپ کا, 198 روپے لیوی لے رہے ہیں آپ اس پہ. بتا رہا ہوں جی, 80 بنتا ہے, اگر ڈیزل پہ 160, ابھی بھی لیوی جو ہے 145 پہ 46 پہ. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان کا ہمارے اوپر ایک پریشر ہے, ڈنڈا سمجھ لیں, پریشر سمجھ لیں. عوام پہ, سیاستدانوں پہ کوئی نہیں ہے, سیاسی پارٹیز پہ کوئی نہیں ہے. اگر ہم وہی روش اختیار کریں جو پچھلی گورنمنٹ نے کی تھی, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, کہ انہوں نے 10 روپے واپس تو کر دی ہے پیٹرول کے, لیکن اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ ملک دیوالیہ پہ آ گیا. اگر آپ بینکرپسی چاہتے ہیں تو پھر آپ نہ کریں, کیونکہ IMF کے ایک 1.3 بلین انہوں نے ہمیں دیا جی, اس سے پاکستان کو تو وہ میرے خیال میں 4.6 ہو گیا آپ کی طرف, 4.6 آپ لے چکے ہیں. سر وہی کہہ رہا ہوں, وہ تو 1.3 جو ہے نا اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے جی, لیکن ہماری وہ اس لینا مجبوری یہ ہے کہ ہماری ریٹنگ بنتی ہے. اگر IMF آپ کے ساتھ چل رہا ہے, آپ کو وہ لون کر رہا ہے, تو پوری دنیا کے جو لینڈنگ ادارے ہیں وہ سارے آپ کو لینڈ کریں گے. اگر IMF نہیں چل رہا تو نہ آپ کو ورلڈ بینک دے گا, نہ کوئی اور ادارہ دے گا, نہ کوئی چائنا کا بینک دے گا, نہ کوئی UAE کا, نہ کوئی امریکہ, کسی جگہ سے بھی آپ کو کچھ نہیں ملے گا. تو یہ سب سے بڑی مجبوری ہے. یہ تو رولز اور پالیسی ہے نا, لیکن IMF یہ نہیں کہتا کہ آپ نے ابھی 108 وزیروں کے لیے 2-2 کروڑ روپے کی گاڑیاں لینی. IMF اس سے منع نہیں کرتا. چیئرمین سینٹ کو آپ نے 9 کروڑ روپے کی گاڑی لے کے دیا, اس سے منع نہیں کرتا. 900% آپ لوگ اپنی تنخواہیں بڑھاتے ہیں, IMF اس سے منع نہیں کرتا آپ لوگوں کو, کہ صرف عوام کے لیے, عام شہریوں کو کہتا کہ ان کو کوئی ریلیف نہیں دینا. آپ نے, آپ کی بات صحیح ہے, اس جگہ پہ کوئی بھی حکومت ہوتی ہے نا 100% صحیح نہیں ہوتی. مثلا میں اپنی ذاتی رائے میں دوں تو جو اس وقت انہوں نے 15-16 روپے پیٹرول بڑھایا, میرے خیال میں نہیں بڑھانا چاہیے. کہ یہ زیادتی آپ یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, بالکل عوام کے ساتھ بھی ہوئی, میں کہتا ہمارے ساتھ بھی ہو, نون لیگ کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے. کیا نون لیگ والے عوام میں سے نہیں؟ بالکل ایسی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ کئی جگہ پہ گورنمنٹ مجبور ہو جاتی ہے. ابھی انشاءاللہ تعالی جو بجلی کا مسئلہ ہے اس میں اویس لوگاری نے کافی کام کیا ہے. IPPs کو ہم بالکل شٹ ڈاؤن کر رہے ہیں, اور ان کی جگہ پہ ہم صرف اور صرف جو ہے نا, جو اپنے ہمارے ادارے ہیں نا, جو سمجھ لیں ہیڈل ہیں جی, پانی سے چلنے والے بجلی, وہ ہم لا رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی بجلی جو ہے آپ کی بہت نیچے آ جائے گی. اور اگر ہم ایران کی جنگ بند کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, جیسے کہ ہماری سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ کم از کم ہم نے امریکہ اور ایران کی جنگ بند کرا دی. پھر 1 دفعہ نہیں کرائی, 2 دفعہ نہیں کی, تیسری دفعہ کرائی. پہلی دفعہ بند کرائی, اس کے بعد انہوں نے کہا یہ مہینے کے ٹائم تھا. ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ امریکہ خود تیار ہے بند کرنے کے لیے, پاکستان سالہ ضرور ہے, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے, پیس میڈیٹر کے نام سے جانا جا رہا ہے, لیکن لوگ کہتے ہیں یوز بھی ہو رہا ہے پاکستان بہت سی جگہ پہ. کوئی ایسی بات, 196 ملک میں سے اگر ایک پاکستان کو چنا نا, ایران نے بھی اور بالکل ایسے امریکہ نے, بہت سارے دنیا کے ملکوں نے کہا کہ یہ فلاں سے ہونا, فلاں سے ہونا, روس کرے, فلاں کرے, ترکی کرے, لیکن انہوں نے, ایران نے بھی ہمیشہ کہا کہ پاکستان کرے گا, ٹرمپ نے کہا تو پاکستان ہی کرے گا. تو مسئلہ یہ ہمیں اللہ نے عزت دی, اور ہم اگر اس کو کامیاب ہو جاتے ہیں بند کرانے میں, تو یقین جانیں کہ ہم پھر امریکہ سے کوئی ریلیف بھی لینے کے لیے کامیاب ہوں گے. یعنی کہ اب عوام یہ دعا کرے کہ جنگ پاکستان ختم کروا دے تو پھر ریلیف ملے گا, اس سے پہلے ممکن وہ نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا جی, اس کی یہ ہے کہ ہمارے پاس ایران کی پائپ لائن آئی پڑی گیس کی. اگر ہم یہ جنگ بند کرانے میں کامیاب ہو گئے تو ہم انہیں کہیں گے جی ہمیں یہ گیس پائپ لائن لینے تھے. اگر ہم لینے میں کامیاب ہو جاتے ابھی ایگری کر رہے ہیں 140 ارب جو کہ غریب لوگوں کو گیس تو گھروں میں وہی پکاتے ہیں, عام فیملی, مڈل کلاس فیملی. میں کہہ رہا ہوں نا, اگر ہم ایران سے گیس پائپ لائن لے لیتے ہیں تو یہ جو آپ کی گیس آپ ہے, کہیں گے اس میں بھی بہت ساری ایسی پالیسیز ہیں, ایسے معاہدے ہم یہ ایگری نہیں کر سکتے, ان سے نہیں لے سکتے. ایگریمنٹ تو کر چکے ہیں نا آپ اس طرح کے پہلے. سر وہ صرف امریکہ کا پریشر ہے, ان کی سینکشن ہے. اگر ایران اور امریکہ کا مسئلہ ریزالو ہو جاتا ہے
तो नो डाउट कि हम ईरान से पेट्रोल भी लेने में कामयाब हो जाएंगे और गैस भी लेने। अगर ये दो चीजें हम लेने में कामयाब हो गए तो पाकिस्तान में हर चीज सस्ती हो जाएगी। ये तो वो दीवान साहब बताए। दीवान साहब, आवाम को कुछ रिलीफ दें। अभी उन्होंने कह दिया कि दुआ करो जो जंग पाकिस्तान रखवा दे तो शायद रिलीफ लग जाए। तुहानू जब तक ये रजीम बैठी है, ये आप सोचें भी ना इनसे कोई अच्छा काम ऐसे ही होगा जैसे हो रहा है जो हो रहा है, इससे बदतर ही हो, क्योंकि इनका कोई रिदम ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है। बंदा बैठता है ना कि ये हमारी प्रॉब्लम है, इसको हमने सॉल्व करना है, ये इसकी लाहे अमल है, कोई इनकी मीटिंग हो। अब बताएं, मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि इन्होंने ये बंद कर दिया। मेरा जाता था, इनको बिजली जाती थी ना जी। तो मैं वापस ले लेता। अगर 1000 यूनिट गए हैं तो मैं 700 800 300 ये फॉर एवर दे बिल्कुल रहा ऐसे ही। हूं। कभी पैसा भी नहीं दिया। इन्होंने अब क्या किया, अगर कहा जी आपका 10 था केवीए, तो आपका अगर 25 आता तो हमने 25 का 25 खा लिया, आपको पूरे मैंने 2 महीने 3.5 लाख रुपया बिल दिया सर्दियों में। मैंने वो पावर बैंक ला के लाया, अल्लाह की शुक्र काम, अब बत्ती भी नहीं जा रही इनको। अब सब लोगों ने ये काम लेकिन कर उस दिया। पे भी तो टैक्स लगा देना 25 के मेरी बात उस पे भी सुनो, आप लगा लें जो एक मरतबा हमने टैक्स दिया, लगा लिया ना। इनको गवर्नमेंट को क्या किया, इनको अकल नहीं है। ये जो बिजली का बड़ा माहिर बना हुआ है, ये जिनकी बात कर रहे हैं, बहुत उन्होंने काम, इम्तियाज जिसको दे दिया। ये मैं वही कह रहा हूँ कि सारे ड्रामेबाज लोग हैं, छोड़ दें इनकी बात। इनसे कभी ये इतना अच्छा काम था, 1 रुपया इनका नहीं लग रहा था। और आपकी सुबह जितनी बिजली हमारी जा रही थी ना इनको, इससे हमारी फैक्ट्रीज चल रही थी। खुद मुख्तार हो रहे थे आप। देखें मेरी बात सुने, हमारे पास वाफर बिजली थी, सुबह शाम लोड शेडिंग खत्म थी। जिस दिन से इन्होंने हमारा वो काम बंद किया है, इनको बिजली जानी बंद हो गई। और आज हालत ये है कि 12-12 घंटे लोड शेडिंग है शहरों में लोड शेडिंग। मैं आपको सही बता रहा हूँ, इनकी गलत पॉलिसियों पे ये जो माहिर मैशत बैठे हुए हैं सारे, इनकी ये हरकतें हैं। और अब हम अपनी बिजली अपने हम पावर बैंक में रखी है, शाम को हमारा चलता है, 20-25 हजार बिल आ जाता है, दे देते हैं। वो भी हम समझते हैं अल्लाह वास्ते इनको देना है डाकुओं को। ये डाकू हैं, ये मुल्क के मुआफिज होना तो हम वैसे दें इनको, कोई खौफ नहीं है। इससे पहले हमारा दौर था। तो आप लोग बैठते क्यों नहीं सर? बैठे ना, मेरी बात सुनिए, अपोजिशन में आए, मेरी आप बात सुने, अपोजिशन नहीं करते आप? मेरी एक बात सुने सर, हमारा दौर था जब आया था क्या नाम कोरोना, मुझे याद है, मैं उस वक्त सदर था। लोग देखें, जिस साल जरफी थे, हमने काम किया, लोगों को वायल लगाए, घरों में खवातीन रखी, जो घरों में भी जाकर, और अच्छे अच्छे जो सेंटर थे वहां पर उनको ट्रीटमेंट की, लोगों को एजुकेट किया। 3 महीने हमने बिल जो है ना फ्री कर दिए, नहीं लिए लोगों से। तो आपको पता है, छोटे लोगों से हमने बिल नहीं ली। कोई IMF समिति कुछ कह, जिसने काम कर रहा हो ना वो कर जाता है। 10-10 लाख रुपए आपकी जेब में था। एक ये साल तो था, चले मुझे तो अल्लाह ने सारा कुछ दिया, मैंने कभी भी नहीं यूज किया, आपने भी नहीं किया होगा, लेकिन जिनकी जरूरत थी उनका तो फायदा हुआ ना। तो उसका नुकसान भी कोई नहीं हुआ, मुल्क को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। हमने जब चेक किया तो इससे ज्यादा बेहतरी आई थी कि उस तरह रकम जाया होती है, खाई जाती, ये बेहतर है। वो हमने जिद में आकर उसको बंद कर दिया। ये सेंटर खुले हुए थे, खाना जहाँ पे हम देते थे, क्या लंगर खाने, वहां पे लोगों को 1 रुपया गवर्नमेंट का नहीं लगता था, मुहैयर हजरात वहां पे खाना देते थे, हमने उसको भी। लेकिन वो क्रेडिट आप लोगों का था ना कि आप लोग सर क्रेडिट यही ले लेते हैं। मेरी बात सुनिए, कैसे ले लेते? आप एक चीज चलाइए, मेरी एक बात सुन, क्रेडिट देखो, ये जो काम होते हैं ना, ये मुल्क के लिए होते हैं। ये आए हैं, ये भी उस पे करें, उसको और बेहतर कर लें, अपनी फोटो लगा लें, सारा काम, कोई इनको कुछ नहीं कहेगा। बगैर तो कुछ हो ही नहीं। अच्छा चलो फोटो भी मैं कहता हूँ ना लगाए कुछ, लेकिन इनके खाते में अच्छा जाना था, उनको बंद करके तो नुकसान किसका हुआ? आपका, आप गरीब आदमी का। हमें ये सोच होनी चाहिए। आवाम के लिए क्या आवाज उठा रहे हैं? आवाम को कैसे मिलेगा? आप अपोजिशन है, मुल्क की बड़ी पार्टी है, आप क्या कर रहे हैं आवाम के लिए? चलें, ये कुछ नहीं कर रहे, आप क्या आवाज उठा रहे हैं? आपके पास एक ही आवाज है, खान को रिहा करवाना है, खान को रिहा करवाना है, बस। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, हम अगर कोई करते हैं ना, वीलॉग करते हैं, हमें पता हमारे साथ क्या होता है। मुझे परसों मेरे हफ्ते वाले दिन मेरी फैक्ट्री पे इन्होंने दावा बोला, सारे बंदों को, मुलाजमों को बाहर निकाल दिया और ताले लगा दिए। मैं था आज हफ्ते वाले दिन, ये हफ्ता जो सैटरडे को, मैं उस वक्त था इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में, वहां से मैं आया, मैंने उनको पूछा भाई क्या बात? दिन की बात है, दिन की 11 बजे 200-250-300 बंदों को बाहर निकाल दिया, ताले लगा दिए। मैंने आकर पूछा, कहता जी ये रेलवे की जगह। मैंने कहा नोटिस, अगर रेलवे की जगह, आज तक रेलवे सोया, किधर है वो? जनाब वो ये सूरत हाल है। मैं फिर गया उसके पास, मैंने कहा दिखाओ जी आपके पास क्या है। वो मेरे अंदर भी बंद, रजिस्ट्री भी नहीं निकालने दी इन्होंने मेरे कमरों से। वो मैंने उसको मेहनत करके कागज ले लिया, मैंने कहा बताओ तुम,
उसने बुलाया, उसके पास कुछ भी नहीं। उसने कहा यार तुमने ये किया कम से कम। उसने कहा यार ये ना सोचना कि हमने कोई इंतकामी कार्रवाई की है। वो बंदा अच्छा था, पठान जो DS था, जो जिसके पास मैंने जाना था, भेजा था उन्होंने, पुलिस वालों ने, सारों ने, वो उसने मुझे मिला ही नहीं। उसने उसको बुलाया, 2 मरतबा बुलाया, पहले नहीं, बाद में उसने सख्ती से कहा, तो फिर वो आया, वो एक नक्शा सा लेकर आया। उसने कहा इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? मुझे उन्होंने कहा दरखास्त दे दें जमान साहब, मैं मादरत चाहता हूँ आप। अब ये बताएं जिस मुल्क में हमारी ये हालत हो, और खुदा की कसम खा कर कहता हूँ रात को फिर पुलिस मेरे घर में थी तो दरवाजे को तोड़ रही थी, वो सारी मैं फुटेज भी हमने यानी चला। कि आप अपने लिए नहीं कुछ कर पा रहे तो अवाम के लिए क्या मैं कर पा आपको रहे हैं? सही बता रहा हूँ, मैं कल अल्फन आपको कह रहा हूँ, ये हालात है, हम किसी जगह पे 10 बंदे अपनी मीटिंग बात नहीं कर सकते, हमारी जिंदगी जी इसी रही। तरह आपके पार्टी के मलक हमाद अवाना, उसने कहा कि मेरी बहन की शादी पे इन्होंने सारा खाना अपने हैंडओवर कर लिया और लोगों को भगा दिया शादी से। अब आप बताएं ये इतना जुल्म। उस दिन वो खतून को नहीं देखा आपने, जिसको पर्दादार खतून था, रात 3 बजे घर से उठाया। अब ये मुझे बताएं, ये कोई काम है? मेरी बेटी को ले गए, बीवी को ले गए, वहां थाने में 2 दिन महबूस रखा। बात करने वाली करें, हम कहाँ जाएंगे? शहरी हैं इस मुल्क के, हम चोर डाकू हैं, ये सारी चीजें देखने वाली। खान साहब ये बताइएगा कि अब 28वीं जो तरमीम है वो आ रही है, आपकी पार्टी को बड़े सख्त खदशात हैं इसके बारे में, तो क्या तरमीम तो फिर भी पास होनी है, तो आप अपने जो एजेंडे हैं उसको अचीव कर पाएंगे कि पहले की तरह बस यही कहेंगे जब हो गई है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। गुजारिश ये है कि मेरे भाइयों ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, कुछ बातें प्रीवियस भी कर लूँ। जैसा मेरे भाई ने कहा कि पाइपलाइन जो है वो गैस हम ले लेंगे, तो ये गैस का जो सारा सिस्टम है ये जरदारी साहब का किया हुआ सिस्टम है। उसके बाद मेरे भाई ने कहा कि सोलर टैक्स जो गवर्नमेंट ने लगाया है वो सरासर आवाम के साथ जाती है, मैं कंटेम्प्ट करता हूँ। दूसरी बात है ना आपके अच्छा, अब मैं जैसा कि अर्ज किया कि 3 बार वजीर आजम और 6 बार वजीर आला रहा, मैं उसके खिलाफ इलेक्शन में लड़ करके मैंने साबित ये किया कि मैं तहदी नहीं हूँ। मैं अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जरूर हूँ। देखिए आप किससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से? मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। अब आगे मेरी बात सुन लीजिए, कंप्लीट होने दें। गुजारिश है जो काम गलत हो गए इस मुल्क में, मैं चूंकि अवामी नुमाइंदा हूं, मैं उसको गलत कहूंगा, सही नहीं कहूंगा। जैसा कि मेरे भाई ने कहा पकड़ दकड़ ऐसी चीजें ये नहीं होनी चाहिए, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं ये समझता हूं ये गलत चीजें हैं। अवाम है, पाकिस्तानी है, सब लोगों को कहने का भी हक है, बात करने का भी हक है, बिला वजह गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए, मैं इसके हक में नहीं हूं, पहली बात। दूसरी बात, गुजारिश ये है कि आप देखिएगा, हमने इस पर बहुत पहले से बिलावल साहब ने, चेयरमैन साहब ने, को चेयरमैन जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है इस वक्त, उन्होंने बहुत पहले से इस तरमीम को मद्देनजर रखते हुए कोशिशें जारी कर दी हैं, और इंशाअल्लाह इस बार आप इस सारे मामले को आप देखेंगे कि हम आवाम के साथ खड़े मिलेंगे और आवाम के साथ जद्दोजहद करेंगे, और इंशाअल्लाह ऐसी कोई तरमीम नहीं लाने देंगे पार्लियामेंट में जो आवाम के और पाकिस्तान के मफाद में नहीं हो। खान साहब, आवाम के मफाद में तो नहीं है, आप लोगों के मफाद, हमारे मफाद तो पास हो जाएगी। मैं आपको ये साबित करूं कि ऐसा होगा ही नहीं। अब आने वाला वक्त है, आपके प्रोग्राम में मैंने पहले भी कई बार दौरान थे, 26-27 से पहले भी यही कुछ कहते थे, उसके बाद उन्होंने उसी को डिफेंड करना शुरू कर दिया था। देखिए मैं आपके साथ हूं, मैं कई प्रोग्राम्स में, बेशुमार चैनल पे पहले भी कई बातें ऐसी की हैं जो वक्त आने पर सही साबित हुई। इसी तरह मैं आपसे ये बता दूं, आपको ये बताना चाहता हूं आवाम के नुमाइंदे की हैसियत से कि इंशाअल्लाह ताला हम किसी भी सूरत में 28वीं तरमीम का साथ नहीं देंगे। ये तो आपकी तरफ मैं दोबारा, तो खोसा साहब ये बताइए, तो मैंने आपको ये बात बता दी। 28वीं तरमीम क्या है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इतने खदशात हैं? पहले तो मैं तारीखी एक बात जो कि हकीकत की बात है, जब यजीद करबला का वाकया कर चुका जी, उसके बाद जब उसके बेटे को तख्त मिला तो उसने छोड़ दिया। उसने कहा जी कि मैं इस तख्त पे नहीं बैठ सकता। तो खुशी हो रही है सुन के कि ये कह रहे हैं कि जी ये गलत हो रहा है,
یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے, اب ہم ایسے نہیں ہونے دیں گے. تو نہیں کر رہے ہیں. نہیں, میں یہ کہہ رہا اب ایسے نہیں ہونے دیں گے, اب ترمیم نہیں ہونے دیں گے. آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے اس ملک کا حلیہ کیا بگاڑا. آپ نے یہاں پر عدالتوں میں جا کے دیکھیے, اب جج بیٹھے کہتے ہیں ہم وہ عدالتیں نہیں رہے, ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. اب جس کو دل کرتا ہے, اگر مجھے پسند نہیں آئے گا تو میں اس کو اٹھا کے بلوچستان پہ پھینک دوں گا, ان کو پسند نہیں آئے گا تو یہ اٹھا کے اس کو سندھ کہیں گے جا کے وہ لڑکانہ بینچ پہ بیٹھو. جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کرتے جائیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں پر جو سسٹم رائج کیا جا رہا ہے, دنیا ساری کے اندر جو نظام چلتا ہے وہ کسی ایک فرد کے لیے نہیں چلتا, یا وہ چلتا ہے عوام کے لیے, وہ چلتا ہے آئین کے تحت. جب آپ یہ کہیں گے, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ جو اس وقت پارٹی اقتدار میں ہے, جو وزیر اعظم صاحب ہیں, ان کے بھائی صاحب کی پہلے بھی خواہش تھی کہ 2 سپریم کورٹیں ہونی چاہیے. 90 کی دہائی میں آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے جا کر سپریم کورٹ پہ نہ صرف حملہ کیا, 2 چیف جسٹس بٹھا دیے گئے. یہ اپنی خواہشیں اپنی جگہ پہ, بلکہ ایک کتاب کے اندر لکھا ہوا تھا گوہر ایوب صاحب نے یا کس نے, سپریم کورٹ انہوں نے کہا وہی وہ جی. پوری کر دی اپنی خواہش. انہوں نے کہا جی کہ میں ایک رات کے لیے اس وقت سجاد علی شاہ چیف جسٹس کو جیل میں رکھنا چاہتا ہوں, تو وہ انہوں نے کہا مسٹر پرائم منسٹر ڈونٹ ایون تھنک اباؤٹ اٹ, یو ول بریک دا کنٹری. اب آج جو نظام آ رہا ہے, یہ جو 28ویں خواہشات پہ چل رہا ہے, یہ بیسیکلی تو انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ پہلے تو جوڈیشری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے اس ملک کے اندر ایک خونی ہولی کھیلتی رہی جس میں عوام پستی رہی. اب موقع ملا ہے سیاستدانوں کو جو اقتدار میں ہے, جنہوں نے سفر کیا, جنہوں نے جا کر جیلوں میں وہ رہے اور سزائیں بھگتی, وہ اب بدلہ لے رہے ہیں. بدلے پہ ملک نہیں چلتے, ملک چلتے ہیں اپنے اوپر, اپنی ذات سے بالا تر ہو کر. ملک چلتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ جو پہلے ہوا تھا غلط, اب نہیں ہونا چاہیے. آپ کا کیا مطلب ہے فاطمہ جناح کے ساتھ صحیح ہوا تھا؟ آپ کا کیا مطلب ہے کہ جتنے پولیٹیکل ورکرز بشمول ذوالفقار علی بھٹو اور اب جو ہے عمران خان صاحب یا دیگر جو رہنما اندر ہیں, کیا یہ درست ہو رہا ہے؟ جی سب غلط ہو رہا ہے. بلکہ اگلے دن 9 مئی کے ایک کیس میں ایک جج صاحب کے سامنے ڈی بی میں آرگیو کر رہا تھا, اور ان کے چہرے پہ نظر آ رہا تھا کہ وہ کیا فیصلہ دیں گے, انہوں نے خارج ہی کرنا تھا. تو جب آپ اتنے چھوٹے ہو جاتے ہیں اور آپ اپنی ذات سے بالا تر نہیں ہو سکتے, اور آپ ملک کو, بھائی یہی شد و مد آپ ذرا ملک کی ترقی پہ لگائے نا, یہی شد و مد. مجھے یاد ہے محمد خان جنیجو نے جس وقت اس کی حکومت سیک کی گئی, اور پھر جو اب رولنگ پارٹی ہے, انہوں نے جو قبضہ کیا اس مسلم لیگ بنا دی اس کو, پھر نون بن گئی وہ, تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک غریب ملک ہے, آپ نے یہ کراؤن گاڑیاں اور یہ بڑی بڑی گاڑیاں کیوں رکھی ہوئی ہیں, ان کو 1000 سی سی گاڑی دو, 800 سی سی گاڑی دو. بھائی کیا ضرورت ہے ڈی سی کو, اے سی کو, ان کو ڈالوں کی, ان کو کیا ضرورت ہے مرات. اور ابھی میں ڈالوں کی بھی آپ بات کر رہے ہیں تو 2 کروڑ کا ڈالر وہ چیک کرنے جاتا ہے جس کی 600 جی ایسے ہی ہے. آگے سنیے گا, پھر انہوں نے ابھی ترقیاتی جو بجٹ دیا جا رہا ہے, بھائی آئی ایم ایف سے بھیک مانگ رہے ہو, یو آر ان اسٹیٹ, the world is in a state of war. آپ کم از کم یہ ترقیاتی کام تو بند کرو جس کے اندر آپ کمیشن کھا رہے ہو اور جس کی منادی کر رہے ہو اور جس کے بڑے بڑے اشتہار لگا رہے ہو. آپ تو لوگوں کے پانی کی موٹروں پہ بھی ٹیکس لگانے لگے ہو, لگ گیا, آپ تو لوگوں کا خون نچوڑنے لگے ہو. صرف یہ رہ گیا ہے کہ اب آپ کہیں کہ اتنی آکسیجن ایک بندہ کیوبک فیٹ وہ کرتا ہے کنزیوم, اس پہ بھی ٹیکس دو. یار آپ نے اپنی اسمبلیوں کی تنخواہیں بڑھا لی, آپ نے 900%. جی 900, آپ نے اسپیکر کی بھی بڑھا لی, ڈپٹی اسپیکر کی بڑھا لی. آپ کی وزیر اعلیٰ صاحبہ کہتی ہیں میں تنخواہ نہیں لوں گی, تو وہ جو جہاز خریدا آپ نے کس کے لیے خریدا ہے, وہ جو پروٹوکول لگتا ہے کس کے لیے لگتا ہے؟ اگر آپ اس ملک سے ہیں, اگر آپ کا اس ملک سے تعلق ہے, اگر آپ اس ملک کے عوام سے محبت کرتے ہیں اور اس ملک کی ریاست کے نظام کو چلانا چاہتے ہیں, تو چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. سب سے پہلے آپ یہ کہیں کہ میں اپنی جو ہے یہ مراد ختم کرتا ہوں, اسمبلی کی مراد ختم ہونی چاہیے. بڑھاتے جا رہے ہیں. دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں, یہ اس سے ثابت ہوتا ہے مائنڈ سیٹ کہ جی یہ ملک اشرفیہ کے لیے بنا ہے, یہ ملک ان لوگوں کے لیے بنا ہے جو اوپر ایلیٹ بیٹھے گی, اور جیسے انگریز سامراج آ کر یہاں پہ ان کو غلام بنا کے رکھتا تھا, اب ان کو غلامی کی دلدل میں مزید دھکیلا جائے گا. آپ دیکھیے ایک سول جج جو ہے وہ ایگزام دے کے آتا ہے, ایک ایڈیشنل سیشن جج ایگزام دے کے آتا ہے, ہائی کورٹ کا جج ایک کمیٹی کے چند لوگ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں اس کو لگا دو, اس کو لگا دو, اس کو لگا دو. اب وہ کمیٹی کی کیسے کانسٹیٹیوٹ کی گئی ہے کہ اس میں میجورٹی حکومت کی ہے, تو وہ اب وہ ان کی داڑھی پہلے ان کے ہاتھ میں تھی, اب ان کی داڑھی وہ ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے.
ये तमाशा तो पिस तो आवाम रही है। आवाम को क्या मिला इस पूरे के अंदर? इस पूरे के अंदर कुछ भी नहीं, उनको अवाम 47 से लेके आज ना तक रोल है, ना आवाम का नाम तक नहीं है ये इसमें। 47 से लेके आज तक ये आवाम जद्दोजहद में ही लगी हुई है। कभी उनको किसी प्रिटेक्स्ट पे कर दिया जाता है, चक्की में पीसा जाता है, कभी उनको कोड़े मारे जाते हैं, कभी उनको फेक 9 मई के केसेस के अंदर, जबकि उनके खिलाफ कोई एविडेंस मौजूद नहीं है, उनको पाबंदी सलासर। और ये पिछले 3 साल से क्या तमाशा हो रहा है इस मुल्क के अंदर? इस मुल्क के लोगों के साथ क्या किया जा रहा है? यहाँ बहनों से, बेटियों से, बुजुर्गों से क्या तमाशा किया जा रहा है? और ये माइंड यू अपोजिशन के साथ तो यही करते हैं। आज पिछली जो पार्टी भी अपोजिशन के साथ यही आज करती थी, जो तो आज ये कर रहे हैं। आज जो इक्तदार में है, इनको होश के नाखून लेने चाहिए। ये कल की अपोजिशन है, बिल्कुल ऐसे। कल को इनके घर भी इसी तरह तोड़े जाएंगे। अल्लाह ना करे, मैं नहीं चाहता। मैं बिल्कुल, मैं एज स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, एज ए स्टूडेंट लेकिन ऑफ लॉ, जो होता आ रहा है वो ऐसे ही बिल्कुल होता आ नहीं रहा है। चाहता कि ऐसा हो। लेकिन जब आप किसी को इस हद तक दीवार से लगा देंगे, इस मुल्क के अंदर इमरान खान एक साबका वजीर आजम है ना आपका, उसको आप आंख का इलाज कराने के लिए जो है उसकी मर्जी का डॉक्टर नहीं देते हैं। तो यार, इससे बड़ा आप जुल्म कर सकते हैं? और फिर उसकी बेगम को भी वही हो जाता है, बुशरा बीबी को भी, कि आंखों की उनको आ रहा है। आप उनको क्या खिला रहे हैं जेल के अंदर? आप कौन सी ऐसी चीज दे रहे हैं जेल के अंदर कि जिससे उनकी है वो भी तो प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। कभी कहते हैं 75% खत्म हो गई, फिर कहते हैं ठीक हो गई। तो वो मेरी गुजारिश चाहिए ना सुनिएगा सर। ना, उसके अंदर ये तो एक आम कैदी के लिए भी लॉ मौजूद है कि वो उसको अगर Fundamental ऐसी rights कि तो हैं वो लोगों अपनी के। इंडिया के अंदर एक पिटीशन हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। एक कैदी था जिसको सजाए मौत हुई थी। सजाए मौत के कैदी को उन्होंने जेल के अंदर हथकड़ियां लगा दी और वो बेड़ियां लगा दी। उसने रिट की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि आपके पास कानून में हक है इसकी जान लेने का, लेकिन जब तक ये जिंदा है इसको आप पूरी इसके फंडामेंटल राइट्स देंगे। आपने बेशक उसको कैद कर रखा है, उसके फिटर्स को यहाँ पे किसी को मिलते हैं फंडामेंटल राइट्स मिले हैं। मियां साहब बाहर गए थे, मियां साहब को एक स्टाम्प पेपर के ऊपर गवर्नमेंट ने मर्जी से दिया था, अब वो आप लोगों को नहीं दे रहे। उसके अलावा पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को भी खोसा बाहर साहब- जाने दिया गया इलाज के लिए। साहब उस टाइम हेल्थ मिनिस्टर थी पाकिस्तान तहरीक मैं इंसाफ सिर्फ की, ये गुजारिश कर रहा हूं, गवर्नमेंट ने जाने दिया, अपनी मर्जी से जाने दिया। गवर्नमेंट माजरत से, वो तो वादा साहब ने कहा ना, उन्होंने कहा जी वो एक जानवर का खून था जो हमने सिरिंज में निकाला था। वादा साहब का बयान मौजूद है, टीवी के ऊपर उन्होंने कहा था जी एक जानवर का खून लिया था जिसके प्लेटलेट्स में नहीं कहता। आप लोगों के आपके फिर ग्रिप ना हुई ना सिस्टम पे, निजाम पे। देखे वो उस वक्त पीटीआई ने बिल्कुल एक कि इनकी जिंदगी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है मियां साहब की, उनकी जिंदगी को प्रिजर्व करने के लिए उनको बाहर भेजा था, इसलिए और किसी मकसद नहीं था। और एक स्टाम्प पेपर पे भेज दिया कि भाई ये अपनी मर्जी का इलाज करा ले। किया ना आज जो हो रहा है, आप लोगों ने मैं तो ये कह रहा हूं कि एक आम आदमी जो है बेचारा, उसको जिस चक्की में आपने पीस दिया और जिस तरीके से बाकियों के साथ डील कर रहे हैं, मैं आता हूं आपकी तरफ से। डॉक्टर साहब 28वीं तरमीम में आप क्या ऐसा कर रहे हैं कि अपोजिशन भी परेशान है और खदशात हैं, आपके इत्तेहादियों को सख्त खदशात है उससे? जी, सिर्फ प्रोपेगेंडे हैं। जब कुछ चीज सामने आएगी फिर पता चलेगा कि क्या है। लेकिन मैं इनकी बात का एक जवाब जरूर देना चाहता हूँ। इनकी तरह हम सबज बाग कौम को नहीं दिखाते कि जनाब हम आएंगे तो यूनिवर्सिटियां, प्रेसिडेंट हाउस में, प्राइम मिनिस्टर हाउस में, गवर्नर हाउस में, सब जगह यूनिवर्सिटियां बनी होंगी और हम प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, साइकिल पे जाएंगे। नहीं प्रोटोकॉल वो नहीं ले रहे, लेकिन बन्नू जब गए ना केपी के मेरी बात तो सीएम, सुने ना, 120 गाड़ियां थी सिर्फ, सर मेरी बात सुने। 120 गाड़ियां। इसी डॉक्टर तरह इन्होंने सैकड़े 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे, हम IMF के पास जाएंगे तो खुदकशी कर लेंगे। ये सब झूठ बोल बोल के इन्होंने कौम को वर्गला के ये आए। और उसके बाद इन्होंने किया क्या? 4 साल क्या बजट नहीं था क्या? 15,000 से 16,000 अरब का बजट पाकिस्तान का नहीं था? वो इन्होंने एक पुल भी नहीं बनाई, वो कहाँ गया? ये हमें कहते हैं कि आप डेवलपमेंट क्यों कर रहे हैं? अब इंशाल्लाह ताला हम डेवलपमेंट करेंगे। इस मुल्क को बनाने के लिए आए हैं, इसको डेवलप करेंगे, इसको यूरोप लेवल पे लेके नहीं तो अवाम आज आप लोगों के साथ, सड़कों के साथ खाना शुरू कर सर दिया। इन्होंने 4 साल इन्होंने सिवाय लंगर खाने के 4 साल में इन्होंने क्या किया? डॉक्टर अगर साहब, हम डेवलपमेंट कह रहे हैं नहीं की इन्होंने अच्छा काम नहीं किया, आप अवाम को सर, क्या आज रिलीफ दे रहे हैं? कोई बताएं, आज किस आप चीज देखिए में अवाम शहर को रिलीफ दे रहे हैं आप? चौधरी साहब मेरी बात सुन। आज शहर आप स्टेशन जाएंगे, स्टेशन आपको 2 महीने के बाद आप देखेंगे यूरोप की तरह नजर आएगा। आप दादा साहब जाएंगे, आपको यूरोप की तरह नजर आएगा। आप कचहरी चौक पिंडी कल उन्होंने इफ्तिताह किया, मरियम ने 3 दिन पहले जाकर देखे, स्टेट ऑफ आर्ट वो सारा
जो बना। लेकिन अवाम को रिलीफ नहीं है। मैं ये सर जी मेरा मेरी सवाल बात ये तो है, सुने, अवाम को रिलीफ कब डेवलपमेंट मिलेगा? मुल्क डेवलप करते हैं तो अवाम भी डेवलप करती है। सर तो इसी अवाम तरह खुदकुशियां कर रही है, फैसलाबाद ये चले डेवलपमेंट जाए, आप कोई लोगों की। खुदकुशी आज तक मुझे दिखा दे किसने खुदकुशी की है। और ये बेशुमार फैसलाबाद चले लोगों जाए, के पास खाने को नहीं है, घंटा तो घर खुदकुशी नहीं करने के घंटा घर में सुधरने जाके वाले देखिए हैं। कितनी डेवलपमेंट लोगों ने होगी। पानी में हमने छलांगे हर लगा दी जगह हैं। पे पाकिस्तान को बच्चे डेवलप करना के है। फैमिलीज ने छलांगे लगाई हैं, सर, मेरी- खुदकुशियां की हैं। इस कदर किस वजह से? महंगाई हो गई है महंगाई की मुल्क में। वजह सर से। वो सर बात सही है। ना मेरे गैस भाई है, ना दीवान साहब पानी ने है, कहा कि उनकी बिजली जेब है। में 10 लाख का हेल्थ कार्ड है। पता नहीं क्या अब था सर, लोगों के इलाज होते रहे सर उस पे। कल की न्यूज है कि देर पानी के वो अंदर ठीक था। इलाज हेल्थ होते कार्ड से एक प्राइवेट छोटे से अस्पताल ने 1860 अपेंडिक्स के ऑपरेशन किए हैं। सब फ्रॉड है, प्राइवेट अस्पतालों को ये खिला रहे हैं और सब वो इनको मतलब गवर्नमेंट को लूट रहे हैं। 40 अरब रुपए तो एक अकाउंट में कोस्तान में से निकाल लिया गया। ये इतने ईमानदार हैं। 40 अरब रुपए और उसके बकायदा उसको नैब ने उसके बरामद किए 11 अरब रुपए उसकी पेटियों के अंदर से बरामद किए, बिस्तरों की पेटियों के अंदर से। सर वो तो मतलब है देखें, उनसे भी हो रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर के यहाँ लोगों ने पे जो पंजाब में कोई सिस्टम का स्कैंडल दिखा दे। किया था, आप उसमें जब भी से है। मेरी आप लोगों गवर्नमेंट के आई लोग है, भी कर रहे हैं, लेकिन जब सिर्फ मेरा से मेरी सवाल ये है गवर्नमेंट आई डॉक्टर है। साहब, अवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा, सर, कब मिलेगा, ये- कौन देगा? बस सर, इतना ये- सा सवाल है। मैं छोटे से बात करता हूँ, इसकी बात करता हूँ। सर एक सेकंड में देखें, इन्होंने कहा इलेक्शन से पहले 18 के इलेक्शन जी। पे कि चाइना 300 रुपए में बिजली दे रहा, सारे मुल्क को 300 रुपए फी घर मिलेगा। वो कहाँ गई 300? 4 साल रहे, क्यों नहीं लाए? सब झूठ है। ये झूठ पे मारतन तमीर करते सर हैं वो झूठ और बोलते झूठ रहे। बोल के फिर आपने झूठर तो ले लेते 300 हैं। यूनिट फ्री देने हाँ थे जी। इत्तेहादियों ने, आपने सर, देने थे। हमें- अब पता है आप हमने- 300 यूनिट हमने पे जो दिए- सब्सिडी है वो भी खत्म कर रहे हमने हैं। दिए, लेकिन हमें IMF ने कहा कि नहीं दे सकते, हम हर शय बंद कर देंगे। IMF हम आप मजबूर हो लोगों गए। को मराद दे सकती है। हम मजबूर हो गए। आप लोगों को मराद दे ऐसा में- सकती है। इसके बाद आप देखिए, ये कहते हैं जी जुडिशरी का बेड़ा गर्क। मैं कहना जुडिशरी का बेड़ा गर्क उस वक्त हुआ था जब साकन नसार का पट्टा कहता था कि मैं 3-4 MP तो मेरी जेब में है, जब मैं चाहूं निकाल दूं। तो मसला ये, वो जुडिशरी चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं जिन्होंने झूठे केस बना के नवाज शरीफ के खिलाफ झूठे केस बनाए और फिर अकामा पे निकाला। कौन सा कानून है जो अकामा पे निकालते हैं? आज वही सारे कह रहे हैं कि ये गलत निकाला गया। इनके अपने कह रहे हैं कि इनके लीडर इमरान खान ने कहा गलत निकाला गया। तो मसला ये वो जज चाहते हैं। समझ आई मगर देर तो से मसला ये इनको वो जुडिशरी चाहिए, इनको वो हेल्थ कार्ड चाहिए जहां पे 1860 जो है ना वो- आवाम को रिलीफ चाहिए, सर, जुडिशरी आवाम नहीं को रिलीफ चाहिए, मिलेगा। रोड्स नहीं चाहिए, इंशाल्लाह सियासी ताला पार्टियां नहीं चाहिए, मुल्क जलसे डेवलप जुलूस होगा, धरने नहीं मुल्क चाहिए, डेवलप होगा। रिलीफ चाहिए, 4 साल खाना में चाहिए, जो सर आवाम को इन्होंने नहीं कोई मिलता। आवाम को रिलीफ नहीं दिया। 4 साल में कुछ भी नहीं हुआ। 16,000 का बजट ये खाते रहे आई समय, और एक पुली नहीं बनी, एक पुल नहीं बनी। आज हमारे दौर में खारियां मोटरवे बन रही है। ये मेरे भाई हैं। ये लाहौर साहिवाल मोटरवे शुरू हो मैं गया। आपकी तरफ दोबारा तो टाइम शॉर्ट है। गुजारिश जी ये करना चाहता सर। हूँ बड़ी तफसील के साथ। गुजारिश ये है कि हुकूमतें बनाई जाती हैं, हुकूमत कोई ये बादशाहत नहीं होती है। हम बादशाह लेकिन नहीं इधर बनते। बादशाहत वाला निजाम अच्छा है। सुने ना जी मेरी बात पहले, मैनेज करने के लिए, कौम को फैसिलिटेट करने के लिए जो टैक्स का पैसा इकट्ठा होता है वो आवाम पे खर्च करना चाहिए। गुजारिश ये है कि सुबह उठते हैं, गैस नहीं है, नाश्ता नहीं बन सकता, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, कॉलेज पढ़ाई के लिए नहीं जा सकते, उसके बाद बिजली नहीं है, उसके बाद पानी नहीं है, उसके बाद पेट्रोल पंप पे जाएं तो 450 रुपया पेट्रोल। भाई कोई खुदा का खौफ करें, 15 रुपया दे रहा है ईरान, उससे नहीं लेते, आप रशिया से ले लें। भाई वो जो वहां से जो बैलक्वानस में जो जहाज गुजर रहे हैं उसमें तो आपको पता देना नहीं पड़ रहा। बताए ना कैसे लेने ये, जिस तरह लेती है दुनिया, आ रहा है जिस तरह वो बांग्लादेश ले रहा है, समारात जिस तरह अफगानिस्तान ले रहा है। हो रहे आ रहा है। एक सेकंड जरा मेरी बात complete बकायदा कर दो। BBC ने प्रोग्राम मैं दिया। खोसा साहब को पहले वो भी जवाब दे दूं। क्या पहले जुडिशरियां बहुत अच्छी थी? जुल्फकार भुट्टो साहब का जुडिशरी मर्डर किया गया, उस वक्त जुडिशरियां बहुत अच्छी थी। तो फिर बाद में मान गए कि वो भी गलत था। वो भी गलत थी। गुजारिश ये है कि ये दौर हमें पता है अब जरूरत क्या है। मैं चूंकि लिटरेरी आदमी, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, जी जी अनफॉर्चुनेटली इस माशरे में ज्यादा पढ़ गया। गुजारिश ये है कि हमें अपने माशरे को सिविलाइज करने की जरूरत है, तालीम देने की जरूरत है। तालीम का शऊर जब आप कौन देंगे, देगा? किसकी तालीम को जिम्मेदारी? सस्ता कर दें, किसकी जिम्मेदारी? प्लास्टिक बुक्स कर दें, जिम्मेदारी किसकी है? स्कूलों में आइन में बगैर- लिखा हुआ मुफ्त तालीम। सर किसकी मुफ्त जिम्मेदारी? आइन में तालीम मुफ्त दें। तालीम है। किसकी जिम्मेदारी है? मैं बता रहा हूं ना, बात को सुन ले। प्लास्टिक बुक्स प्रोवाइड करें और बच्चों को वो जाएं
जाके वहां तालीम हासिल करें। किसी भी कॉलेज में, किसी भी स्कूल में चाइना आज अगर खड़ा है पूरी दुनिया में, अमेरिका का प्रेसिडेंट उनसे मिलने के लिए गया, हु इंट्रोड्यूस चाइना को, किसने इंट्रोड्यूस किया दुनिया में? किसने उसको सबसे पहले बंद तैयार भेजा? पाकिस्तान ने। और फिर उसके बाद मैं आपको ये बता दूं, ये वो पाकिस्तान कौम है जिसने जर्मनी को, जापान को उस वक्त एड सर, दी। की बात करें, जी, आपने अभी की बात education करूं की बात तो अब आप एजुकेशन और हेल्थ किस तालीम फ्री करें। एजुकेशन आइन में लिखा हुआ है, फ्री है। सबकी जिम्मेदारी है। लिखा हुआ फ्री है। रियासत की आइन में लिखा हुआ है। हमारी जिम्मेदारी मैं यही तो कहता हूं, रियासत होगी, माँ के जैसे तब होगी ना जब आप education और health देगी। कोई आदमी भी मौजूद है किसी भी पार्टी का, दे मस्ट थिंक कि एजुकेशन इस मुल्क आज में फ्री होनी चाहिए, मेडिकेशन फ्री होनी चाहिए, आज ट्रांसपोर्टेशन फ्री हर होनी पार्टी के चाहिए। पास एक सूबा है, केपीके इनके पास है, हमारे पास पंजाब है, इनके पास सिंध है। सिंध में ये हालत है कि यकीन करेंगे थाउजेंड्स की हिसाब से जेली डिग्रियां बांट रही। देखिए, मुखालफत अगर आप करेंगे तो मुखालफत वहाँ की एजुकेशन का ये हाल है। बहुत सारी बातें हैं। हाल ये है कि जो बात ये है, अब हुए ना, बात ये है खाली सारे लीकेज कराची से हुए। बड़े खोदने से सिविलाइज नहीं बन जाते लोग। पढ़े लिखे लोग अगर कंटिन्यू करें आप। कराची में कौन सा इन्होंने 100% लिटरेसी रेट कर दिया है? देखिए मेरी बात, मैं किसी की बात पे कभी नहीं बोला। मैंने पहले भी आपको कहा मुझे वहां बुलाया करें जहां आप डिसिप्लिन रखें। देखिए, ये मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात की, हमने बड़ी तरक्की है। हमने इनसे 3 गुना ज्यादा जो है ना वो मोटरवेज बनाई है हमारे दौर में। कौन? मैं आपको बता दूं, बता दे। वो 3 गुना 3.5 साल में जो जी आपको हमने मेरे 3.5 नॉलेज में भी आ गया ना, एक बार मेरे नॉलेज में ये सक्कर वाला हमने बनाया तो तक, ठीक है सवाल जी? ही नहीं पैदा। चले ठीक। एक तो इसके अलावा हमने पेशावर का भी जो जितना था वो हमारे उसके रेट तो बने हुए मैं एक मरतबा बोल रहा हूँ इनकी दोबारा बात आता हूँ, चलें। देखो मेरी आप अपनी बात कर रहे हैं। 90s का बना हुआ आप कह रहे हैं कि आपके दौर में बना। कंटिन्यू रखें सर आप। अगर सर ये कमाल है मेरी बात गलत हो तो मैं ऐसा ही है आप जैसे इसका जवाब बाद में बनारस दीजिएगा, में नोट कर यूनिवर्सिटी लें। बन जी। गई है। देखिए मेरी बात सुनो, 3 गुना इनसे ज्यादा हमने तरक्यात का उसका रोड बनाए हैं और उस स्ट्रक्चर का रेट इनसे कई गुना कम है। और उसका मुआवजा सवाल है। पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि 10,000 अरब रुपया इसमें से खाया गया। ये जो मोटरवेज इन्होंने बनाई है जो और जो हमने बनाई है उसका रेट हमारा इनसे 10 साल के बाद जाकर हमने शुरू किया, जब महंगाई थी, डिवैल्यू जब ज्यादा होना चाहिए। जी होना चाहिए था। और हमने उससे कई गुना कम हमने ये बनाया। ये देखो ये बनाया भी है, देखिए नहीं है। सब गलत बयानी, सब गलत बयानी। सर जी बिल्कुल बात 100%। अगर ये बात हमने गलत है 3 तो मेट्रो आप- बनाई है जी, 90 अरब में। इन्होंने एक मेट्रो प्रोग्राम में कर रहे बनाई हैं, है वो जिम्मेदारी से बात कर रहे 102 अरब में। ये सस्ती बना। ये देखिए, एक तो मैं इस बात पे ये जो काम है ना, खुदा की कसम हमें लोग नहीं गलत सुनते। बयानी ना करें, देखो आप मेरी बात- हकीकत पे बात करें। अच्छा एक बात ये जो है ना मेरी, ये कंफर्म कर लें, जब इनको मालूम हो जाए फिर मुझसे बात टेलीफोन पे भी कर लें, मैं इनको जवाब दे दूंगा। अब यहाँ जब आप प्रोग्राम करते हैं हमसे ये पूछा करें हम किस तरह इस मुल्क को उठा सकते हैं, किस तरह उठा सकते हैं। इस मुल्क को किस तरह आगे लेके जा। मैं आपको प्रोग्राम के लिए एक कहता हूँ ऐसा करें, उस पे हम सब की राय लिया सर, करें। यही तो पूछ मेरी रहे बात हैं जवान साहब, सुने, ये जब हम आपको आपस में लड़ेंगे ना कौन देगा तो और कब देगा, देखिए सिंपल मेरी सा सवाल बात, है। देखिए मेरी बात, जी। हम कोशिश करते हैं कि लोग गवर्नमेंट को एक अच्छी, कोई भी हो गवर्नमेंट, हम अपनी बात करें, उसमें से जो बेहतर चीजें उसकी तरफ ले जाएं ताकि ये मुल्क उठे। कौन कहता है हम फंसे रहे, IMF चपला, हर दिन कर्ज बढ़ता जा रहा है। हमारे दौर में जितना था उससे कई गुना ज्यादा ये ज्यादा ले लिया। अब और हम इसको क्रिटिसाइज करते रहे, हम ये कहते हैं जहाँ पे लकोनी है, जहाँ पे रुपया का जाया हो रहा है, उसका कोई तरीकाकार सोल्यूशन बन जाए। ये पैसे मेरी जात के या इनकी जात के तो नहीं है, ये आपके टैक्स के पैसे हैं। अगर इसको हम खा कर, बदमाशी करके, उठा कर, सारे लुटा कर, तो फिर हम उसकी मौज करें, वो अच्छी बात नहीं है। इसका सिस्टम होना चाहिए। अगर 1 अरब रुपया खर्च होता है तो उसका हिसाब साथ ही चले, बल्कि जो पैसे जिस इलाके में दिए जाएं, जो जो चीजें वो कंप्यूटर पे आ जाएं और लोग देखें किस रेट पे हुआ है, ताकि लोग उसके ऊपर बताएं कि ये गलत कितने हुआ। पैसे लगे हैं, कहाँ लगे हैं, कैसे लगे। ये असूल होना चाहिए हर बंदे बिल्कुल का। ये अगर आप करेंगे तो इससे बेहतरी आएगी। तो इसमें तो उनका सिस्टम बंद हो मेरी बात कैसे देखा, मेरी बात जब बंद होता है तो फिर मेरी बात सुने, फिर हमें ये प्रोग्राम पे यहाँ पे गालियां एक दूसरे अपने सर पे जूते खाने की जरूरत जूते नहीं, नहीं। हमारा एक मैं- सिंपल सा मोटो था कि आप भी- आवाम को रिलीफ कब मिलेगा। ये तब भी मिलेगा जब सच्चाई के साथ दयानतदारी से ये सारे काम करेंगे ना, तो लोगों को भी रिलीफ मिल जाएगा। स्कूल आपके बंद हो गए,
बिल्कुल ऐसी आपके ईरान में खुले हैं, आपके यहाँ देखिए, बंद हैं। आपके स्कूल बंद होते यहाँ तो हैं। जंग भी नहीं हो रही। अच्छा मेरी बात सुन ले, ये जो जुल्म हो रहा है, क्या तेल में 40% तेल तो स्मगल होके आ रहा है, उसका 400 कुछ रुपए में बिक रहा है जो 15 का ला जी, कर। बिल्कुल ऐसे। तो आप खुदा का खौफ करें, ये मेरा वतन हो, ये बलूचिस्तान है ना, मैं सबसे पहले तो उसको कहूंगा भी आप अपनी बॉर्डर ट्रेड कर सकते हैं। दुनिया की कोई कानून में बता दो कि बॉर्डर ट्रेड पे कोई पैसे हैं, है ही नहीं। इंडिया के साथ हम खुल लें, मेरा दुश्मन है, मैं कश्मीरी हूँ, लेकिन अब मुझे कुछ हो आ गई है कि मेरा कौम खत्म हो जाएगा, मुल्क ही खत्म हो जाएगा। हम कहाँ जा रहे बिल्कुल ऐसे ही। हैं? हम इस बदमाशी में, गुंडागर्दी की वजह से हमारा मुल्क तबाह हो रहा है। हम उसके अफगानिस्तान के साथ हम सीधा करें, ईरान के साथ, 4 मुल्कों से अगर हमारी ट्रेड हो जाए, खुदा की कसम हमें दुनिया की जरूरत ही हमारे नहीं न्यारे है। हो जाए आपकी इतना मुल्क तरक्की कर जाएगा। आज मैं भी देखकर आ रहा हूँ, एक नई चीज आई है, वो 1 किलोवाट बिजली पैदा करता है, वो सिर्फ वो बड़ा सस्ता था, इंडिया ने बनाया वो 1 लाख रुपए का पाकिस्तानी रुपये में बनता है, उधर 35 का, वो हमारा 1 लाख रुपया बन जाएगा 3%। तो वो अगर हम लगा ले अपने, तो वो शाम को भी बिजली बनाता है, वो ये तो दिन, हाँ जी, दिन रात बनाता है, तो उसके हवा भी नहीं इतनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच खान साहब, थैंक यू वेरी मच दीवान साहब, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, खोसा साहब, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आज भी हमने आवाम के लिए रिलीफ तलाश करने की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और सीनियर कानूनदान खुर्रम लतीफ़ खोसा साहब भी मौजूद थे, मगर पार्टियां के होते हुए, इक़्तिदार के होते हुए, अपोजिशन के होते हुए आवाम को रिलीफ आज भी नहीं मिल रहा और ना मिल रहा है। जानने की कोशिश की कब मिलेगा, वो अभी हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि आवाम को रिलीफ, एजुकेशन, हेल्थ कब मिलेगी। मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।